Hello everyone, welcome back to our channel Let's Talk Canada. As promised in the last video, this video is going to be about express entry. हम आपको इस वीडियो में एक्सप्रेस एंट्री के बारे में और सारी प्रोसेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगी एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको तैयार करके रखनी चाहिए, और वीडियो के बीच बीच में होंगी कुछ प्रो टिप्स वो बातें कवर करेंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें एंड कंटिन्यू वॉचिंग इट टिल द एंड। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि हमने ये प्रोसेस खुद से की है। हम कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स नहीं हैं, हमने ये प्रोसेस खुद से की और अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री के बारे में शुरू करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 3 मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स आते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के बारे में सोचते सार आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए करेक्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम चूज़ करना। अभी अगर आप करेक्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं चूज़ करोगे स्टार्टिंग से ही तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में हम आपको बताएंगे, बट उससे पहले आपको कुछ और भी मालूम होना चाहिए, और वो है आपका प्रोफेशनल स्किल लेवल इन कनाडा। तो कनाडा में स्किल लेवल्स को 5 मेन कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है स्किल टाइप 0। इसमें आते हैं मैनेजमेंट रोल्स, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट मैनेजर्स। एंड देन देयर इज स्किल टाइप ए, जिसमें मोस्टली वो प्रोफेशंस आते हैं जिनके लिए डिग्री चाहिए होती है, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स। नेक्स्ट है स्किल लेवल बी, जिसमें आपको कोई डिप्लोमा और कोई ट्रेनिंग चाहिए होती है, और इसमें आते हैं वो जॉब्स जैसे कि शेफ्स, प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस। इसके बाद आता है स्किल लेवल सी, जिसमें आपको कोई कॉलेज एजुकेशन नहीं चाहिए होती है, जैसे कि बुचर्स, ट्रक ड्राइवर्स। एंड उसके बाद आता है स्किल लेवल डी, उसमें आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है, जैसे कि फ्रूट पिकर्स और क्लीनिंग जॉब्स। बेसिकली स्किल लेवल बी वो होता है जिसमें कि आपको कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, फ्रूट पिकर्स एंड जैसी नॉर्मल जॉब्स आप करते हैं। तो स्किल लेवल टाइप सी और डी वो हैं जिनमें आप प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेते हैं। सी में आपके पास कोई डिप्लोमा होता है एंड आप उस फील्ड में वर्क करते हैं, एंड डी में बेसिकली यू डोंट हैव एनी कॉलेज लेवल एजुकेशन। अब आप सोचेंगे कि हमने आपको स्किल लेवल से क्यों इंट्रोड्यूस किया। हमने स्किल लेवल्स के बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के इमिग्रेशन प्रोग्राम में स्किल लेवल्स का बहुत बड़ा रोल है। इमिग्रेशन प्रोग्राम आप नहीं चूज़ करते, इमिग्रेशन प्रोग्राम आपको चूज़ करता है। आपको ये देखना होता है कि आप किस इमिग्रेशन प्रोग्राम में फिट होते हैं एलिजिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली। तो अब आपको बताते हैं उन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में। So the first and most important category is Federal Skilled Workers category, जिसको FSW भी बोलते हैं। अगर इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई डिग्री है, प्रोफेशनल फील्ड, टेक्निकल या मैनेजरियल रोल में वर्क एक्सपीरियंस है। MBAs, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री के साथ साथ आपके पास होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए। टाइम फॉर फर्स्ट प्रो टिप फॉर टुडे। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस वर्ड को ध्यान रखें। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस एक ही एम्प्लॉयर के पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका टोटल एक्सपीरियंस 2 साल का है, उसमें से पहले 6 महीने आपने एक एम्प्लॉयर पे काम किया और उसके बाद 1.5 साल आपने दूसरे एम्प्लॉयर पे काम किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपके टोटल वर्क एक्सपीरियंस में से 1 साल आपने एक कॉन्टीन्यूसली एक ही एम्प्लॉयर के साथ किया था। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास 2 जॉब्स का वर्क एक्सपीरियंस है और दोनों ही जॉब्स अभी कुछ महीनों की हैं, दोनों ही में आपने 1 साल कंप्लीट नहीं किया है, तो अभी आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। बट डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट फ्यू मोर मंथ्स विद
your current employer, and then you will be eligible as soon as you have completed 1 continuous year with that employer. Moving on to the next category of express entry, which is Federal Skilled Trades, जिसको FST भी बोलते हैं. As the name suggests, ये कैटेगरी स्किल्ड ट्रेड्स वाले लोगों के लिए है जिनके पास कोई डिप्लोमा होता है, जिनका स्किल लेवल टाइप बी है. फॉर एग्जांपल शेफ्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, बेकर्स एक्सेट्रा. FST में एलिजिबल होने के लिए आपके पास होना चाहिए मिनिमम 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन योर फील्ड. बट आपको FST में क्वालिफाई होने के लिए एक्सपीरियंस के साथ कुछ और भी चाहिए होता है, और वो है full-time job offer letter from an employer in Canada, या फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए होता है फ्रॉम कैनेडियन अथॉरिटीज़, विच बेसिकली मीन्स कि आपको आपकी फील्ड के कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ सकते हैं टू बी एलिजिबल फॉर फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स. थर्ड कैटेगरी है CEC, विच मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास. जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिन लोगों ने कनाडा में काम किया हुआ है और जो काम कर रहे हैं वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं. सॉरी, बट स्किल लेवल C और D एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है. दैट्स राइट. एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपका स्किल लेवल 0A या B कैटेगरी के अंडर ही होना चाहिए. हम दोनों आर्किटेक्ट्स हैं, हम दोनों का स्किल लेवल टाइप A कैटेगरी में आता है, और इसीलिए हमने फेडरल स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में अप्लाई किया था PR के लिए. अभी अगर आप लोगों को पता चल चुका है कि आपको कौन सी इमिग्रेशन प्रोग्राम को चूज़ करना चाहिए, आपकी प्रोफाइल कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर फिट बैठेगी, तो आप फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, एंड यू कैन मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप, विच इज़ टू कैलकुलेट योर CRS स्कोर. CRS स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. CRS स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आपको आपकी एज, एजुकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस सबको फिल करना पड़ता है, एंड आपको अपना एस्टिमेटेड IELTS स्कोर डालना पड़ता है. सो अब हम बात करते हैं एक एक करके कि आपको किस चीज़ के कितने पॉइंट्स मिलते हैं. स्टार्ट करते हैं आपकी एज से. अगर आपकी एज 30 है तो आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं, बट इससे कम है तो और भी अच्छे मार्क्स होते हैं. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मार्क्स कम होते जाते हैं. नेक्स्ट इज एजुकेशन. मास्टर्स वालों को अच्छा स्कोर बनेगा बैचलर्स वालों से, बट अगर आपके पास PhD है तो आपका स्कोर और भी अच्छा बनेगा. कमिंग टू वर्क एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंट्री की एलिजिबिलिटी है मिनिमम 1 year का वर्क एक्सपीरियंस होना, लेकिन सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस से आपके पॉइंट्स बहुत ही कम बनेंगे. नेक्स्ट स्कोर बढ़ता है जब आपका 3 years का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है, तो आपको मिलते हैं एडिशनल 25 पॉइंट्स. तब आपका स्कोर कुछ अच्छा बन सकता है. तो अगर देखा जाए तो एक आइडियल सिचुएशन जिसमें कि स्कोर अच्छा बनता है वो होता है इफ़ यू आर अंडर 30, you have like 3 years of work experience, maybe you have a master's degree, and you have good score in IELTS. Yes, IELTS is one contributing factor जिसको आप थोड़ा सा वेरिएबल कर सकते हैं अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए. If you can achieve 777, 8 in IELTS, जो कि है 8 in listening and 7 each in rest of the 3 parts, reading, writing and speaking, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बन जाता है. और जब तक आप 777, 8 अचीव नहीं कर पाते हैं, you can continue having the express entry profile, and you can continue working towards getting a good score in IELTS. CRS स्कोर पहले से ही कैलकुलेट करना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल हैं और आप उन फैक्टर्स पे काम कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपकी एज 29 है तो आपको अपना प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर 30 आप कुछ पॉइंट लूज़ करेंगे. अदर थिंग इज़, अगर आपका एक्सपीरियंस 2 years का है तो आप अपनी बाकी चीज़ों पे काम कर सकते हैं अगर आपके पॉइंट्स अच्छे नहीं बन रहे हैं. और जब आपका 3 years का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे. बिल्कुल. थर्ड
थर्ड ईयर का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट होते सार आपको मिलेंगे 25 एडिशनल पॉइंट्स विच इज़ प्रीटी गुड। तो अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो आप कोई 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं विच विल गिव यू 9 पॉइंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दैट विल मेक गुड स्कोर फॉर एजुकेशन सेक्शन। और अगर मास्टर्स होने के बाद भी और आइल्स का स्कोर अच्छा होने के बाद भी एज ज़्यादा होने की वजह से आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है तो आप फ्रेंच सीख सकते हैं और फ्रेंच का एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके एडिशनल पॉइंट्स मिलने से हो सकता है आपका CRS स्कोर इम्प्रूव हो जाए। तो बेसिकली सारी मेहनत करने से पहले आपको बैठना चाहिए और समझना चाहिए कि आपका CRS स्कोर इम्प्रूव कैसे हो सकता है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, उसी से ही सारा कुछ शुरू होता है। Now if you know your calculated CRS score, तो आपको देखना चाहिए लास्ट ड्रॉज के स्कोर। अगर आपका स्कोर उसके आसपास बन रहा है, कट ऑफ के आसपास, तो यू आर गुड टू गो अहेड। अगर आपका स्कोर उससे कम है तो आपको आपके स्किल्स पे और काम करना चाहिए आपका स्कोर इंक्रीज करने के लिए, जिसके एग्जांपल्स हम आपको पहले दे चुके हैं। So once you know your estimated CRS score, you can move to the next step. Obviously आपको आपका CRS स्कोर इम्प्रूव करने के लिए साथ साथ मेहनत करनी पड़ सकती है अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है। बट एक बार CRS स्कोर का एस्टिमेट होने के बाद साथ साथ आपको आइल्स के एग्ज़ाम देने की तैयारी करनी चाहिए। आइल्स के एग्ज़ाम में काफ़ी बार काफ़ी प्रिपरेशन लगती है, बहुत लोगों को बहुत टाइम लगता है, तो हियर्स द टाइम फॉर अ प्रोडक्ट। हमारी तरफ से आपको सजेशन ये रहेगा कि आप आइल्स की तैयारी में अगर टाइम ले रहे हैं तो अपने बाकी प्रोसेस को रोके मत, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स सभी कुछ गैदर करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें, सारी चीज़ें ध्यान से करने की कोशिश करें। अपना जो कि अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आने वाला है इस वीडियो में, which is education credential assessment, आप उसको स्टार्ट कराइए साइड बाय साइड and keep on preparing for IELTS. The better you score, you can use that result. That's not a problem. You should be aiming for 777-8 as we have previously mentioned in our video. So yes, आप IELTS के एग्ज़ाम्स के साथ साथ अपनी बाकी प्रोसेस को थोड़ा ऑन ट्रैक रखिए and keep in mind that IELTS score is valid just for 2 years. ऐसा ना हो कि आप बहुत मेहनत करके आइल्स में 777-8 लाएं, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप विद इन 2 years अप्लाई ना कर पाएँ, तो आपकी सारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ स्टेप which is Education Credential Assessment, also called as ECA. जैसे कि अभी मैंने पहले मेंशन किया था, आप इस फोर्थ स्टेप को थर्ड स्टेप के पैरेलली भी कर सकते हो। अगर आपको आइल्स क्लियर करने में बहुत टाइम लग रहा है तो आपको आपकी ECA स्टार्ट कर देनी चाहिए। ECA बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई एक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंडियन एजुकेशन को ट्रांसलेट करती है कैनेडियन एजुकेशन में। लाइक इफ़ आई गिव एन एग्जांपल, मेरी ECA रिपोर्ट का रिजल्ट था मास्टर्स in landscape architecture is equal to masters in landscape architecture in Canada. तो ऐसा ही एक रिजल्ट आपके पास आएगा आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन की ट्रांसलेशन का, जो कि जिससे उसको कैनेडियन एजुकेशन से कंपेयर किया जाएगा। सो फॉर ECA, Canadian immigration takes into account reports from 5 main organizations, just 5 organizations, which are WES, IQAS, ICAS, ICES and CES. मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन है WES। आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपकी एजुकेशन के ट्रांसक्रिप्ट्स भेजनी होंगी इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपकी ECA की रिपोर्ट को असेस करेगा और आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं आपके इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो now if you have completed these first 4 steps, जो कि थे सबसे पहले to know your correct immigration program, second one is to know your estimated CRS score, third to clear IELTS exam, and fourth one to have
and education credential assessment ready. If you have these 4 things, then congratulations, you are now ready to create an Express Entry profile. इस वीडियो के लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो हम इस वीडियो को अब एक सेकंड पार्ट में स्प्लिट करने वाले हैं एंड आगे की प्रोसेस के लिए प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए प्लीज़ नोट वन थिंग कि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वी वुड बी रियली हैप्पी इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल बी बैक सून in the second part. Bye bye.